तो निश्चित रूप से पूरा समुदाय इस दिशा में काम कर रहा है और निश्चित रूप से ज़मीन निरस्त होगी, निरस्त होगी, निरस्त होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनी सरकार है। बताया जा रहा है कि ये बहुमत क्षेत्र है हिंदुओं का, ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि मैं खुद उस इलाके में रहने वाला हूँ, उसके पास में रहता हूँ। तो वहाँ पे टोटली मुस्लिम मकान ही है, लमसम 250 से 300 मकान है। सियासत के अंदर अपनी रोटियां सेकने के लिए मुस्लिम एक बहुत बड़ी मसाले की तरह आता है। अगर मुस्लिम नहीं होगा तो हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चलेगी। आप इसको सेंट्रल लेवल से देख लें, चाहे विधानसभा स्तर पर देखें, चाहे छोटे से छोटा स्तर। एक तरफ देश में वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो जोरों शोरों से उठ रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत की सरकार जिन्होंने मदरसे को जमीन आवंटित की थी, उसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जनभावनाओं को देखते हुए जहां आवश्यकता नहीं है, आज देखो हजारों की संख्या में जनसमूह इस बात के लिए आया है कि यह ज़मीन फिर से निरस्त हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनी सरकार है। यहाँ इस प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं होगा जहाँ कहीं न कहीं आगामी दिनों में कोई इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो। तो मैं सरकार का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि जो पहले इन्होंने आवंटित की थी ज़मीन, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ चुका है और यहाँ इस प्रकार की ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं। और आज जिस प्रकार से संतों का और सनातनी लोगों का जनसैलाब देख रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि यहाँ फतेहनगर में भी कई प्रकार के इशू हैं। तो ये आने वाले दिनों में इसका भी समाधान होगा। सब हर जिले में इस तरह की जमीन आवंटित है। भाजपा के विधायक भी रहे, भाजपा ने इस तरह का विरोध पहले सरकार में नहीं किया पक्ष में रहते हुए, लेकिन अब जब विषय ध्यान में आया और हमारे मातृ संगठन है कि अगुवाई में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरा समुदाय इस दिशा में काम कर रहा है और निश्चित रूप से ज़मीन निरस्त होगी, निरस्त होगी, निरस्त होगी। आपका नाम बता दें और ये जो मदरसे का मामला क्या है, ये ज़मीन कब दी गई, कितनी बीघा पर बनी हुई है, इसके बारे में जो जानकारी है वो दे दें। मेरा नाम उस्मान गनी है, जामा मस्जिद मावली सदर हूँ। और ये जो ज़मीन है ये हमें सरकार ने 22 फरवरी 2022 को अलॉट की है। और ये ज़मीन हमें 4 बीघा 16 बीसवा में से 0.0700 हेक्टर आवंटन हुई है, जिसका आवंटन हुआ था 2022 में। ये मदरसा पहले मावली गांव में चल रहा था, नबी भी चल रहा है, और वहाँ क्या है कंस्ट्रक्शन एरिया होने की वजह से हम इसको सरकार से निवेदन किया था कि हमें ज़मीन दी जाए जो हमें स्कूल बना सकें एक छोटा सा। तो उसके लिए हमने ज़मीन आवंटन की मांग की थी और हमारी मांग पूरी हो गई थी। और ये ज़मीन हमारी अभी ईदगाह के पास आवंटन हुई थी, वहाँ हमने अभी निजी पैसों से एक कमरा खड़ा किया है, क्योंकि अभी तो कोई सरकारी पैसा फंड नहीं आया है। इसके लिए हमने 1.5 लाख रुपए सरकार में जमा करा रखे हैं 10%, जिससे 15 लाख रुपए पास हो चुके हैं और वो स्कूल बनने में आसानी हो जाएगी। इस वजह से हमने वहाँ एक कमरा नियुक्त किया है। और अभी जो सुनने में आ रहा है मामले में कि 4 बीघा ज़मीन जो है वो मुस्लिम समुदाय को मदरसा बनाने के लिए दी गई है सरकार द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरा नाम असरार शेख है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार ने हमें 4 बीघा अलॉट नहीं की है। 4 बीघा जो पर्टिकुलर मतलब वहाँ उस पूरे एरिया में जो ज़मीन बची हुई है बिला नाम, उसमें से हमें लगभग आधा बीघा ज़मीन हमें अलॉट की है, जिसके ऊपर ये मदरसा बनेगा। अच्छा, मदरसे के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मदरसा ऐसा नहीं है कि मदरसा अब बनेगा। मदरसा 2003 से सरकार ने हमें एक रजिस्ट्रेशन करके एक संचालित है पूर्व से, जो अभी वर्तमान में जो हमारी मस्जिद है जामा मस्जिद, जहाँ पे वो एक कमरे में चलता है। जगह काफ़ी कंजस्टेड है, मतलब एक कमरे में वो मदरसा चल रहा है, तो उस वजह से क्या काफ़ी परेशानी आती है। मतलब बच्चे पढ़े कहाँ और बच्चे घूमे कहाँ, बच्चे खेले कहाँ, ये सब चीज़ें मसले रहते हैं। वर्तमान में जहाँ चल रहा है वो कितने स्क्वायर फीट पे है? वर्तमान में जहाँ चल रहा है मस्जिद के अंदर, देखिए अंजुमन कमेटी ने उस मदरसे के लिए एक ज़मीन थोड़ा सा एक कमरा निकाल रखा है, सिर्फ एक कमरा है जहाँ पे ये मदरसा चल रहा है अभी। तो उसके लिए हमें काफ़ी परेशानी आती थी, तो हमने समय समय पे जो सरकारें रहीं
भाजपा सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, इनके जो सरपंच रहे, इनके जो विधायक रहे, हमने सबसे मांग करी थी कि हमें इसके लिए एक ज़मीन अलॉट की जाए। तो हमने इसका मसला जो था, हमने इसकी पंचायत की कोरम में रखा था। ये सन 2010 की बात है, जहाँ हमने इसको कोरम में रखा था। वहाँ से ये फैसला पारित होके चलता रहा और लास्ट सरकार में हमने इसके लिए अप्लाई किया था और हमें ये अलॉट हुई थी। ऑलरेडी वहाँ पर सरकार ने स्कूल, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वगैरह स्कूल बनाए हुए हैं, वो चल रहे हैं, तो उसमें फिर मदरसे की क्या ज़रूरत आन पेश पड़ी? देखिए सर, मदरसे की ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर आपने देखा होगा कि बच्चा जब बड़ा होता है, पैदा होता है, उसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट करता है, तो बहुत से फैमिलीज ऐसी होती है जो बच्चों को एजुकेशन के लिए इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती कि बच्चों को पढ़ा के हम लोग क्या करेंगे। तो मदरसा जो होता है कि मतलब मोहल्ले में या फिर मुस्लिम एरिया के कंपाउंड में ही होता है, जहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजना काफ़ी इजी रहता है, तो उसलिए ये रहता है। अच्छा, मदरसा कोई ऐसा नहीं है कि मदरसे के अंदर कोई सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट ही पढ़ेगा। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि शिक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए कोई धर्म नहीं देखा जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा संस्कृत स्कूल्स होते हैं, उसी तरीके से मदरसा भी एक स्कूल होता है, ये रहता है। आपका नाम बता दें। जी, इरशाद सिंधी। कल जो वहाँ पर रैली निकाली गई, उसमें हज़ारों लोग उन्हें शामिल हुए और सबका अलग अलग अपनी बात को लेकर के मामला था, लेकिन उसमें एक बात बहुत चर्चित रही कि जिसमें कहा गया कि मुस्लिम मदरसे के लिए, मुस्लिम समुदाय के मदरसे के लिए हिंदू बहुल क्षेत्र में ज़मीन क्यों दी गई? आपका क्या कहना है इस पर? सर, सबसे पहले तो जो ये भ्रम चल रहा है, ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो आप बताया जा रहा है कि ये बहुल क्षेत्र है हिंदुओं का, ये सबसे गलत चीज़ है। क्योंकि मैं खुद उस इलाके में रहने वाला हूँ, उसके पास में रहता हूँ, तो वहाँ पे टोटली मुस्लिम मकान ही है, लमसम 250 से 300 मकान है और आबादी क्षेत्र है। जिस क्षेत्र की में आप रहते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? चाहिए, ये मैं जहाँ रहता हूँ उसी के पास ही ये बना हुआ है, जो यहाँ पे ये आवंटन हुआ है, अभी बिल्कुल पास में ही है, 200 मीटर की दूरी है। क्या जगह का नाम? ये आदमनगर के अंदर कहलाता है। और गायत्री नगर जो चल रहा है मीडिया में, वो थोड़ा आगे आ जाता है, आदमनगर के बाद में। वहाँ पे 150-200 घर होंगे मुश्किल से, पर स्टार्टिंग जो हम करते हैं पहले जहाँ से, वो स्टार्टिंग में आदमनगर पूरा मुस्लिम इलाका ही आता है और 250 से 300 मकान वहाँ पर है। चाहे वोटर लिस्ट में आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि बहुल इलाका, जो हिंदू बहुल इलाका है, वहाँ पर इस मदरसे की ज़मीन को आपको क्यों दिया गया? सर, एक्चुअली ये एक भ्रम है, सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया है, क्योंकि आप पीछे देखेंगे, पीछे सारे मुस्लिमों के खेत हैं, साइड में देखेंगे आप तो वहाँ पे कब्रिस्तान मुस्लिमों की है, और जहाँ पे अलॉट किया गया है वहाँ पे ईदगाह बनी हुई है। ईदगाह आज से नहीं, 50 से 60 साल पुरानी की ईदगाह है, जहाँ पे हर बार नमाज वहीं अदा हो रही है, हर साल हो रही है, और काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पर आ चुके हैं, अच्छे अच्छे नेता भी आ चुके हैं, उन्हीं के द्वारा ये घोषणा भी वहीं पे हुई है। किन्हीं का नाम बता सकते हैं कौन कौन वहाँ मौजूद थे? बहुत जने आ चुके हैं सर, पुष्कर जी डांगी आ चुके हैं, धर्मनाथ जी आ चुके हैं, बहुत से भारी नेता वहाँ आ चुके हैं। और हमेशा जो सरपंच जो हमारे रहे हैं पुराने, भूतपूर्व वेणीराम जी चौधरी हो गए, बहुत से हैं ऐसे, जो सभी वहाँ पे आके हमें उन्होंने सम्मानित भी किया, हमने भी उनको सम्मानित किया, माला अर्पण किया, वो सभी किया हुआ, हर ईद पे रहता है हमारा। तो आपका कहना ये है कि ये एक भ्रम है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि ये हिंदू बहुल इलाके में? नहीं, हिंदू बहुल इलाके का बिल्कुल नहीं है सर। आप उसको आप जाके 0 ग्राउंड पे आप रिपोर्ट कीजिए, जो मीडिया चला रही है हाई लेवल वाली, वो सब खाली हवाबाजी फायरिंग वाली बातें हैं सर। वरना आप जाइए, देखिए ग्राउंड लेवल के वहाँ के, देखिए आप इंसानों के घर देखिए, झंडे देखिए, सब कुछ देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि कौन सा इलाका है, क्या चीज़ है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमने सुना है, जो आरोप लगाया जा रहा था कि अगर यहाँ पर मदरसा बन गया तो 2000-2500 बच्चे बाहर से आके पढ़ेंगे, इस तरह की कोई बात सुनने के लिए आ रही थी और ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मदरसा बनता है तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी मदरसा चलता है तो वहाँ पे लोकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ जो मदरसा अलर्ट हुआ है वो प्राइमरी शिक्षा के लिए है, 5वीं तक के लिए है। तो 5वीं तक की शिक्षा के लिए अभी हम उस मामले के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको कलेक्ट करना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, उनको सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। तो बाहर से कैसे आ जाएंगे, और पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर को कोई स्टूडेंट आएंगे। ये जो भ्रम चल रहा है लोगों में कि मतलब 2000 स्टूडेंट बाहर से आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो लोकल ही होंगे और मावली के ही मोहल्ले के होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार और क्लियर कर रहा हूँ कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बच्चा ही एडमिशन ले, पढ़ना चाहता है अगर कोई भी, जिसके नियरेस्ट रहता है वो स्कूल, मतलब मदरसा मीन्स एक स्कूल है। मदरसे के लिए मैं आपको सीधा से बताऊंगा कि मदरसा एक ऐसा नहीं कि कोई इस्लामिक वो चीज़ हो गई है। आप देखा जाए तो इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी अपनी प्राइमरी शिक्षा जो ली थी
वो मदरसे से ही ली थी। और आप देख सकते हैं मदरसे से निकला हुआ इंसान आज देश का राष्ट्रपति बन के निकला और मिसाइल मैन के नाम से पूरे विश्व में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। राजा राम मोहन राय साहब, वो भी उनकी प्राइमरी शिक्षा मदरसे से ही रही है। मुंशी प्रेमचंद साहब जो मशहूर लेखक रहे, उनकी भी प्राइमरी शिक्षा मदरसे ही से ही रही है। अगर आप इतिहास को टटोलेंगे तो आपको दिख जाएगा मदरसे में ऐसी कोई चीज़ें नहीं कही जाती है ना पढ़ाई जाती है। ये सिर्फ एक झूठ और एक भ्रम है कि लोगों तक ये पहुंच रहा है कि मदरसा बनेगा तो मदरसे में यही चीज़ होती है। एक सर सवाल कल ये भी हो रहा था कि मदरसे में आतंकवाद फैलता है, क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का कोई सर मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी धर्म हो वायलेंस को, आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है। कोई धर्म आपस में मतलब विवाद नहीं करना सिखाता है, न भ्रम करना सिखाता है। मतलब सभी माहौली तो हमारा शुरू से एक मिसाल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर कि आपसी भाईचारा और प्रेम के बारे में। क्योंकि अगर हमारी जब आप देखें तो पूर्व में जब भी हमारी ईद होती है तो ईद के ऊपर हमें शुभकामनाएं देने सभी धर्म के लोग बाहर मौजूद रहते हैं। दीपावली के दिन पूरा मुस्लिम समाज दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद रहता है। तो ऐसा हमारे मामले में कुछ भी नहीं है। और आतंकवाद की बात करें तो मदरसों से आतंकवाद नहीं फैलता सर। अगर आतंकवाद फैलता होता तो अब्दुल कलाम साहब, राजा राम मोहन साहब और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग नहीं निकलते शायद। आप ये बताएं कि फिर अगर जब आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर ये इतनी नफरत की वजह क्या है? सर देखिए, नफरत की वजह तो हिंदुस्तान की राजनीति हम लोग देख ही रहे हैं साहब। सियासत के अंदर अपनी रोटियां सेकने के लिए मुस्लिम एक बहुत बड़ी मसाले की तरह आता है। अगर मुस्लिम नहीं होगा तो हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चलेगी। आप इसको सेंट्रल लेवल से देख लें, चाहे विधानसभा स्तर पर देखें, चाहे छोटे से छोटा स्तर। तो अब क्या है साहब कि हमारा मावली जो है नगर पालिका बन चुकी है पूरी तरीके से। तो अब जो इलेक्शन होगा वहाँ पे नगर पालिका के अंदर सिंबॉलिक चुनाव होगा, जिसके अंदर मुस्लिम वोट्स अलग अलग जगह से बढ़ गए हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां कहें अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर इस तरह का माहौल क्रिएट करेगी तो ऑब्वियसली बात है इसमें फ़ायदा होगा सबको। तो इसलिए इस तरीके से ये शंखनाद, मैं तो कहूँगा कि शंखनाद हुआ है नगर पालिका चुनाव की तैयारियों का। तो आपका कहना है कि ये टोटली राजनीतिक मुद्दा है? बिल्कुल सर, ये राजनीतिक मुद्दा ही है। क्योंकि ये अलॉट जब हुई थी ज़मीन हमें, तब हमारे जो सरपंच जो रहे थे उन्होंने पहले इसकी अनुशंसा की थी, वो भाजपा पार्टी से थे। उसके बाद जिनके कार्यकाल में ये अलॉट हो गई वो कांग्रेस पार्टी से थे। जब ये अनुशंसा की गई थी उस वक्त और जब अलॉट हुई तब विधायक भाजपा पार्टी से थे। तो मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं करा या बीजेपी नहीं करा, सबने देखो जब राजनीतिक लाभ मुसलमानों से सबको मिल रहा था तो सबने लिया और सबने अपनी अपनी तरफ से हमें बहुत कुछ दिया है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया है, सारी पार्टियों ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब ये है कि अब हमारा पृथक्करण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है कि इनको हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो अब ये एक राजनीतिक मसले हैं, वो सब लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो 1000 2000 नहीं, कई हज़ारों की भीड़ वहाँ मौजूद थी, तो आप लोगों को उस वक्त कैसा लग रहा था? नहीं देखिए, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकली है, जिससे किसी मुस्लिम समाज के किसी भी बंदे को या किसी गली मोहल्ले में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो मांग थी, क्योंकि जो मांग उनकी चल रही थी, उन्होंने पूरे अपने लेटर पे अलग अलग समाज स्तर पे सबके लेटर राइट आए थे, उन्होंने अपनी मांगे रखी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो रैली निकाली गई। प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा और वहाँ मौजूद लोगों का भी सहयोग रहा। उन्होंने माहौल ख़राब नहीं होने दिया और बहुत शांतिपूर्ण माहौल हमारे माहौली का रहा। आने वाले वक्त में जिस तरह से ये रैली निकाली गई है, अगर आपकी मांगे जो कि आप कह रहे हैं, जो आप आरोप भी लगा रहे हैं, अगर उन तरह का कोई मामला रहा तो क्या आप भी धरना वगैरह कुछ करेंगे? देखिए सर, भारतीय कानून के अंदर भारत संविधान के बेस पे चलता है। आज यहाँ से निरस्त करने की मांग करी है जो सर्व हिंदू समाज ने था, ठीक है। तो अब ये हमारे एसडीएम साहब ने इसको लगभग निरस्त करने के एक आदेश दे चुके हैं और उन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड किया है। कलेक्टर साहब ने भी इसको शासन सचिवालय में फॉरवर्ड कर दिया है। अगर राज्य सरकार इसको निरस्त करती है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम इसकी मांग हम हाई कोर्ट में जाके उठाएं। हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर, वो ग्राउंड लेवल पे इसका सर्वे करेंगे, जो नतीजा आएगा हमें वो स्वीकार है। एक अहम मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस पूरे मामले में कि पहले वाले पटवारी या विधायक कह लीजिए या जो आपके सरपंच थे वो कह लीजिए, या तो वो गलत थे या अभी वाले गलत हैं, इस पे क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं आपको अभी भी और कह रहा हूँ, गलत कोई नहीं थे। सबने अपने स्तर पे सर्वे किए हैं इसके, सबने अपने मतलब देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को किसी को अलॉट करती है या देती है तो विदाउट सर्वे कुछ नहीं होता है। इसका मौका मुआयना पहले कलेक्टर स्तर पर होता है, कलेक्टर एसडीएम को आदेश देता है, एसडीएम तहसीलदार को आदेश देता है,
तहसीलदार इसके अंदर पटवारी को आदेश देता है। तो ये पूरी टीम गठित होती है जो ग्राउंड लेवल पे पूरा घूम के इसका मौका मुआयना करते हैं, जिसके अंदर देखा जाता है कि ये ज़मीन किस प्रकार की है, अगर ये ज़मीन अलॉट की जाती है तो इसमें कोई सांप्रदायिक नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा कोई वो तो नहीं होगा। ये सारी सोच समझ के अलॉट की जाती है और ये सबको पूरा परफेक्ट सर्वे हुआ था, उसके बाद ही हमें ज़मीन अलॉट हुई थी। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये नई चीज़ कहाँ से उठ के आ गई है। एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ आपसे कि ये ज़मीन जो आपको अलॉट हुई है, इसके बारे में पूरा एक खाका जो आपके जहन में है कि किस तरह का एरिया है, किस तरह का मामला है, वो आप बता दें कि किस जगह पे स्थित है, आजू बाजू क्या क्या है। ये ज़मीन जो है मावली के अंदर पूरे 4 बीघा जो बोल रहे हैं उसके बारे में, और जो आपको अलॉट हुई है उसके बारे में। नहीं, ये पूरी 4 बीघा हमें अलॉट नहीं हुई। मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ये पूरी 4 बीघा हमें अलॉट नहीं हुई है। 4 बीघा में से हमें सिर्फ आधा बीघा अलॉट हुई है। आधा बीघा का जो एरिया है उसके पीछे जो खेत हैं, लगभग 70 बीघा जो खेत हैं लाइन से, वो सारे मुस्लिम परिवार के हैं। ठीक है, उसके आगे की जो बस्ती है वहाँ से, जिसको आदमनगर कहा जाता है, वो वहाँ से शुरू होती है, जिस पर तकरीबन 200 से 250 मकान वहाँ हैं। गायत्री नगर जस्ट उसके पीछे की तरफ है, जहाँ पे लगभग 250-300 मकान हिंदू फैमिली भी रहती है वहाँ पे। तो मतलब ये काफ़ी मिला जुला संगम है वहाँ पे। एक मोहल्ला मुस्लिम फैमिलीज का हो गया, आगे वाला मोहल्ला जो हो गया गायत्री नगर हो गया। तो एक मिली जुली मतलब वहाँ पे अच्छा मोहल्ला है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब सांप्रदायिक। ज़मीन के आजू बाजू में हिंदू समाज का कोई कुछ? हाँ बिल्कुल, ज़मीन के आजू बाजू में ये है कि ज़मीन से जब हम लोग आगे निकलते हैं तो स्टार्टिंग हिंदू समाज का एक शमशान आता है, जहाँ पे 2 अलग अलग समाज के शमशान है वहाँ पे। उसके जस्ट आगे अपन शुरू करते हैं तो तकरीबन 4 बीघा का कब्रिस्तान है मुस्लिम समाज का, वो पूरा वहाँ से सालों से है। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जैसा कि हम सभी को कल देखने को मिला कि राजस्थान के मावली में एक समुदाय विशेष से मदरसे की ज़मीन लेने के लिए, उसको निरस्त कराने के लिए बीजेपी और संगठनों द्वारा मावली बंद का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, वो पूर्ण तरीके से बीजेपी द्वारा प्लान्ड एक मूवमेंट था। वहाँ पे जो ज़मीन निरस्त कराई गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले की जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की कैबिनेट ने वो 4 बीघा ज़मीन जो है मदरसे को अलॉट की गई थी। अब वो ज़मीन इस पॉइंट्स को बताकर निरस्त कराई जा रही है कि वहाँ पे भराव क्षेत्र आ रहा है। तो क्या जब उस टाइम पहले वो ज़मीन अलॉट की गई और जिन पटवारी और जिन अफसरों ने उसकी रिपोर्ट पेश की, क्या ये बात उनको मालूम नहीं थी? और अगर मालूम थी तो उन लोगों ने इस तरह की झूठी रिपोर्ट सरकार को क्यों भेजी, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। अगर उन लोगों ने झूठी रिपोर्ट दी तो सबसे पहले उन अधिकारियों को, उन कलेक्टर को, उन पटवारी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। और अगर उन लोगों ने रिपोर्ट सही दी तो जो मौजूदा टाइम में जिस पटवारी ने या जिन भी ऑफिशियल्स ने इस तरह की रिपोर्ट दी है कि वहां पे भराव क्षेत्र है या कम्युनल डिसहार्मनी की वजह से उसको निरस्त कराना अब जरूरी है, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो पहले वाले गलत थे या अब वाले गलत थे, क्योंकि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ आप उसको इस मोटो पे जमीन निरस्त कराना चाहते हैं कि वो एक विशेष समुदाय की जमीन है, ना कि इस मोटो पे कि वो किसी भराव क्षेत्र में आ रही है। मैं माननीय मावली सदस्यों से भी, जो भी मावली के लोग हैं, उनसे भी ये गुजारिश करता हूं कि क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक 4 बीघा टुकड़े जमीन से मावली में वाकई में डेवलपमेंट हो सकता है? अगर वाकई में उससे डेवलपमेंट हो सकता है मावली का, उस 4 बीघा जमीन से जो गांव के कहीं अंदर है, तो मैं कहता हूं आप 4 नहीं, आप 400 बीघा ले लीजिए। हम खुद आपको जमीन अगर डेवलपमेंट में है तो देने के लिए मदद करेंगे, लेकिन आप अपने दिल से पूछिएगा कि इस तरह का कोई एजेंडा क्या वाकई डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की देश में नफरत को फैलाने के लिए आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, ताकि जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे भटकते रहें, और इस तरीके की जो उनका प्री प्लान है, जो दूसरे स्टेट्स में भी जहां उनका शासन है जिस तरीके से वहां चल रहा है, वही चीज वो राजस्थान में भी करना चाहते हैं। कल इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी सरकार की पर्ची निकालकर पहले ही कह दी थी कि ये जमीन निरस्त होगी। जब सरकार का आदेश आया ही नहीं था तो उन्होंने कैसे इतने कॉन्फिडेंस में बात कह दी कि ये जमीन बिल्कुल निरस्त होगी, आप सब आश्वस्त रहें। यानी कहीं ना कहीं उनको पूर्ण तरीके से मालूम था, क्योंकि ये सुनियोजित एक इवेंट था। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये एकदम से मूवमेंट उठा या वो हुआ, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से आदत रही है पब्लिक को आगे कर खुद पीछे से जो देश का माहौल खराब करने का काम करती है, उसी तरीके से इन्होंने माहौल फिर से
जिस तरह से दूसरे राज्यों में ये लोग कर रहे हैं, उसी तरह के राजस्थान जैसे एक शांत प्रदेश में भी इन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। कल सीपी जोशी जी ने एक और बात कही थी कि ये सरकार सनातनी है। तो माननीय जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सरकार कभी सनातनी या इस्लामिक या किसी मजहब की नहीं होती है। सरकार लोकतांत्रिक होती है, सरकार सबकी होती है, सरकार हर एक की होती है। मैं मांग करता हूं कि इस आपके वचन का आप खंडन करें, और क्योंकि हम तो इसकी हमेशा से निंदा करते ही रहे हैं, आपकी जो सोच और विचार हैं, आपको भी इतने बड़े पॉलिटिशियन होने के नाते इसका विरोध करना चाहिए। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि वो जमीन जो अलॉट करी है, अगर आपको वाकई में लगता है कि वो इलीगल है, जो कि ऑन डॉक्यूमेंट्स अगर आप लीगली वेरीफाई करेंगे तो कहीं नहीं होगा, तो ये मैं गुजारिश करता हूं कि वो सरकार जमीन मदरसे को जारी रखे उनको देने के लिए, और इस तरह के जो आपस में नफरत फैलाने के लिए और एक भेदभाव करने वाली जो चीजें ये लोग कर रहे हैं उसको खत्म करने के प्रयास करें। और राजस्थान में, उदयपुर शहर में, मावली में, हिंदुस्तान में हर जगह अमन शांति का पैगाम बना रहे और सब मिलजुल कर रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।